लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं अपना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन के लॉज की बात करूं तो दो लॉज हैं हमारे, दोनों लॉज के बारे में बात करते हैं। पहला लॉ हमारा फर्स्ट लॉ, ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है, आपको पता है कि आपके इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो पहला लॉ है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, यानी तीनों चीजें आपका सेम प्लेन में लाई करती है। एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे ये मान के चलो आपका ये एंगल, ये आपका वो सरफेस है जो कि आपका मीडियम डिसाइड कर रहा है। तो ये हमारा ठीक है, देखिए यहां से एक इंसिडेंट रे आई बेटा, ये आपकी आई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई बेटा आपकी। यहां एक नॉर्मल बनेगा बेटा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है आपका एंगल आई, ठीक है। अब अगर ऊपर वाला मीडियम आपने रेयर मीडियम लिया और बेटा नीचे वाला मीडियम आपने डेंसर मीडियम लिया है, तो रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, तो ये हो जाएगा एंगल आर। तो ये हो गई आपकी बेटा रिफ्रैक्टेड रे, ये आपके रिफ्रैक्टेड रे। और आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको नॉर्मल को हम नाम दे देते हैं बेटा एन डैश। तो ये तीनों चीजें आपका सेम प्लेन में लाई करती हैं, और वो प्लेन कौन सा है आपका, प्लेन ऑफ पेपर। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये बहुत बेसिक सी चीजें, आपका पहला लॉ है। चलिए सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है यार, सेकंड लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकंड लॉ हम पढ़ के आए हैं स्नेल्स लॉ क्लास 10th में थोड़ा सा, लेकिन 10वीं कक्षा में हम लोग थोड़ा सा बहुत हल्का हल्का पढ़ के आए हैं चीजें। आज डिटेल में बात करेंगे स्नेल्स लॉ की, और एक यूनिवर्सल फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको स्नेल्स लॉ का, यानी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और स्नेल्स लॉ तो बेटा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि रामबाण है आगे के डेरिवेशंस को करने के लिए। आप कोई भी डेरिवेशन करोगे, कोई भी डेरिवेशन आपका स्फेरिकल सरफेसेस का, हर जगह स्नेल्स लॉ आपको लगाना होगा। तो एक बार आपको स्नेल्स लॉ लगाना आ गया तो फिर आपके डेरिवेशंस इजीली होते जाएंगे। चलिए स्नेल्स लॉ, अब आपका है स्नेल्स लॉ। वीडियो क्लियर है बेटा? स्नेल्स लॉ, एक बार कमेंट सेक्शन में ये और बता देना वीडियो क्लियर है कि नहीं। अगर कोई परेशानी होगी तो हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given medium, गिवन पेयर ऑफ मीडियम। आप पेयर वर्ड यूज करिए, गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यानी ये लॉ क्या कहता है बेटा, ये लॉ आपका कहता है कि अगर आप किसी मीडियम के लिए रिलेशन निकालिए साइन आई का और इसको डिवाइड कर दीजिए साइन आर से, तो ये वैल्यू कांस्टेंट आती है। ये वैल्यू क्या आती है निकल के आपका, कांस्टेंट आती है। अभी मैं डिटेल में बात करूंगा, आपने अपनी बुक्स वगैरह में μ1/μ2 या μ2/μ1 को लेके पढ़ा, वो सब भी बात करेंगे। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी मीडियम है, मीडियम का पेयर है, मतलब एक मीडियम कोई अलग है, दूसरा मीडियम कुछ अलग है, दो मीडियम्स हैं, दोनों भाई अंडरस्टूड वाली बात है यार, रिफ्रैक्शन फिनोमेना होने के लिए दो मीडियम चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास एक मीडियम ये है कोई, और एक मीडियम मेरे पास ये है, ये दो अलग अलग मीडियम है। चलिए मैं आपको डिफरेंट केसेस समझाऊंगा, तो बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा
कि सर आई हमारा एक एंगल होता है, कुछ भी ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री। सेम वे में आर की भी वैल्यू कुछ हो सकती है। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये तो वैसे भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इस लॉ ने कौन सी नई बात बता दी हमें? सोच के देखना चीज़ें, सोच के देखो भाई। एंगल आई मान के चलो 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास। आर मान के चलो 45 है, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो एक कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ही तो आएगा। तो इस लॉ में कौन सी नई बात थी जो हमें लॉ पढ़ाया जा रहा है? थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ये लॉ क्या रहा है। सिर्फ इतना नहीं कह रहा है ये लॉ जितना आपने पढ़ लिया। अगर मेरे पास एंगल आई की वैल्यू है कुछ, अगर मेरे पास ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये मैंने बेटा एक नॉर्मल बना दिया, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। ये लाइट आई इस मीडियम से, ये इंसिडेंट रे, और बेटा यहाँ से टकरा के बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। मान के चलो ऊपर सारे केसेस में ऊपर वाले मीडियम को मैं रेयर ले रहा हूँ, नीचे वाले को डेंसर ले रहा हूँ। तो ये एंगल आर की वैल्यू, ये हमारी कुछ एंगल आई की वैल्यू की मान के चलो, ये वैल्यू मेरे पास I1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मेरे पास I1, और सेम वे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है मेरे पास R1। अच्छा I1 और R1 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं डिफरेंट केसेस बनाऊंगा। अभी मैं आपको 2-3 केसेस और सिखाऊंगा, तो वहाँ सब में I नहीं ले सकता ना। तो पहले के लिए मैंने I1 ले लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1। तो बेटा अगर मैं इसके हिसाब से स्नेल्स लॉ लगाऊं तो ये लॉ क्या कहता है? साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1। यार ये वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी निकल के आंसर है? बिल्कुल आएगी सर। ठीक है, पहला केस समझाया मैंने, ये केस फर्स्ट। अब देखिए, अब केस सेकंड से आपका स्नेल्स लॉ क्लियर होगा। अगर ये मीडियम बेटा आपने फिक्स कर रखा है, मतलब पहला मीडियम आपका एयर है और दूसरा मीडियम वाटर है, यानी अगर ये मीडियम्स को आप चेंज ना करो, तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर ये मीडियम आपके सेम है, जैसे पहला एयर दूसरा वाटर, तो भाई साहब अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल देना इस बार। यानी अगर पहली बार 30 डिग्री था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप 30 के अलावा कुछ भी कर दो, मान के चलो 40 कर दो, और इसको मैंने बोल दिया I2 कर दिया। तो ला बेटा इसी के अकॉर्डिंग आपका एंगल आर की वैल्यू बदल जाएगी और ये आएगी R2। और इस बार आप जो चमत्कार देखोगे ना, वो क्या देखोगे कि इस बार आप डिवाइड करके देखना, साइन I2 डिवाइडेड बाई साइन R2, ये वाली वैल्यू भी वही आएगी जो पहले निकल के आई, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी निकल के। ये कहता है स्नेल्स लॉ। आई बात समझ में? यानी अगर आपका पेयर सेम है मीडियम का, अगर आपका पेयर सेम है, जैसे पहले एयर लिया फिर वाटर लिया, वापस से आपने एयर और वाटर ही लिया, और आप एंगल आई की वैल्यू चेंज करते जा रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आर अपने आप इस तरीके से एडजस्ट होते जाएगा कि जब जब आप दोनों का रेशियो निकालोगे हर बार सेम आएगा। मतलब एग्जांपल के लिए अगर ये आ रहा होता आपका 10 यूनिट रेशियो, तो यहाँ भी 10 यूनिट आता। एक और केस करके देख लेते हैं। अगर आप वापस से वही मीडियम एयर और वाटर लो, आप एयर और वाटर लो और एंगल ऑफ इंसिडेंस वापस से बदल दो, ये मान के चलो आपने कर दिया इस बार I3 और इस बार ये आएगा R3, तो इस बार भी आप जो रेशियो निकालोगे ना बेटा, साइन I3 डिवाइडेड बाई साइन R3, ये वैल्यू भी सेम आएगी निकल के। कितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेना, ये वैल्यू हर बार सेम आएगी। यही है स्नेल्स लॉ, यही है हमारा स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। और मीडियम का भी पेयर बेटा वहाँ सेम होना चाहिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी मीडियम सेम होना चाहिए, मीडियम नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्नेल्स लॉ नोट कर लीजिए। अब इसको मैं यूज करने का तरीका बताता हूँ। चलिए, स्नेल्स लॉ यूज करने का तरीका बताते हैं अब आपको किस तरीके से स्नेल्स लॉ अप्लाई करना होगा जिससे कि आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत ना हो। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं चल रही, लेकिन फिर भी वीडियो शूट की जा रही है आप लोगों के लिए। देखिए, स्नेल्स लॉ अप्लाई कैसे करना है। मैं अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको। आपके टीचर ने जो भी तरीका बताया हो आप उसे भूल के थोड़ा सा मेरा वाला तरीका अप्लाई करना है, ये हमेशा क्वेश्चंस आपके सही होंगे। जैसे मान के चलो ये मीडियम था हमारा 1, ये मीडियम था हमारा 2, ठीक है। अच्छा, अगर मीडियम 1 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ रहा होगा, इसका मैंने बोल दिया μ1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा होगा μ2, हाँ है ना। तो ये लाइट रे आई बेटा, ये एंगल आई, ठीक है, और ये लाइट रे इधर चली गई और ये एंगल आर, ठीक है। तो आपका स्नेल्स लॉ क्या कहता है, आप एक बात लिखना ध्यान से, ऐसे लिख लेना, इंसिडेंट रे इक्वल्स टू रिफ्रैक्टेड रे,
रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा ये शुरू में एक दो बार ही लिखना पड़ेगा, फिर तो आपको इतना अच्छे से लगाना आ जाएगा, आप डायरेक्टली लगाओगे। तो नहीं, लेफ्ट साइड में इंसिडेंट वाला पोर्शन आएगा और राइट साइड में आएगा रिफ्लेक्टेड वाला पोर्शन। तो ये लॉ क्या कहता है, मेरा वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लाइट जिस रे में, जिस मीडियम में से आ रही है, इंसिडेंट रे से, इंसिडेंट वाला पोर्शन है ये, जहां से आ रही है इंसिडेंट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो जैसे μ1, और उसका साइन लिखिए, और जो एंगल है साइन आई, जैसे यहाँ तो मेरा बेटा साइन आई है, आई अगर ये 30 डिग्री होता तो साइन 30 आ जाता इधर, और यहाँ पे जिस मीडियम में से आई है μ1, ये अगर ए होता तो μa हो जाता, ए रहे तो, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका μ2 साइन, आपका किस मीडियम में जा रही है, आर। ये लग गया आपका स्नेल्स लॉ। यानी लाइट जिसमें जहां से आ रही है, जहां से आ रही है मतलब इंसिडेंट रे रही होगी, तो जहां से आ रही है यानी इंसिडेंट रे इक्वल टू जहां जा रही है मतलब रिफ्लेक्टिव रे। अरे ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिना ऐसे भी कर लोगे आप। देखो सिंपल सा फंडा, लाइट आ कहां से रही थी, इस वाले मीडियम से, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया μ1, और मल्टीप्लाई कर देना साइन का इसके साथ, और साइन का और एंगल कौन सा था इस मीडियम में, ये आई, तो साइन आई इक्वल टू लाइट कहां जा रही थी, इस मीडियम में, तो यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2, कौन सा एंगल है, आर, तो साइन आर। ठीक है, अब मान के चलो, अब इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा बुक्स कैसे दिखाती हैं इसको, साइन आर को इधर ले आओ बेटा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, ये μ2 था μ1 इधर चले जाएगा, यानी μ2 अपॉन μ1। बुक्स इसको कुछ इस तरीके से लिख के दिखा देती हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। देखिए एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और समझाता हूँ दूसरा एग्जाम्पल लेके। मान के चलो ये है आपका मीडियम वाटर, ये आपका मीडियम वाटर है, ठीक है, और ये लाइट जा रही है कौन से मीडियम में, ग्लास में। वाटर से लाइट कहाँ जा रही है, ग्लास में, वाटर से जा रही है ग्लास में, यानी वाटर आपका रेयर मीडियम, ग्लास आपका डेंसर में, रेयर टू डेंसर यानी बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। चलिए ये एंगल कुछ भी रहा होगा, मैं इसको बोल देता हूँ आई और इसको बोल देता हूँ आर। अच्छा अगर वाटर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बेटा, म्यू डब्ल्यू बोल देता हूँ, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg। हाँ या ना, मेरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, मेरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि लाइट जहाँ से आ रही है, आ कहाँ से रही है, इस वाले मीडियम में से, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना, तो क्या आएगा μw, और साइन लगाना साथ में जो एंगल है, तो साइन आई इक्वल्स टू लाइट जा कहाँ रही है बेटा, इस मीडियम में, तो यानी μg और साइन आर। हाँ या ना, मेरा वाला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है। आप इसे चेंज करके देखो, साइन आई अपॉन साइन आर क्या आ जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर आ जाएगा आपका, देखिए ये μg अपॉन μw। कोई नहीं, जब 2-4 क्वेश्चंस करोगे ना तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये आपका स्नेल्स लॉ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार जल्दी से नोट कर लो इसे और देखिए कोई डाउट है तो।